नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलिया। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। और आज योर मनी में हम कई टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे एनसीडी, एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स पर भी। और सवालों के जवाब देंगे आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट फिरोज अजीज। फिरोज, आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपके काम की खबर। आजकल बाजार में कंपनियों के एनसीडी या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की लाइन लगी है। आरईसी के बाद अब इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस भी एनसीडी लाने की तैयारी में है। एनसीडी में मासिक और सालाना ब्याज दर चुनने का ऑप्शन है। मंथली ऑप्शन में 12.68% और सालाना ऑप्शन में 12% का ब्याज मिलेगा। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस के एनसीडी में निवेश करने के लिए कम से कम 5,000 रुपए लगाने होंगे। ये एनसीडी 1,000 रुपए की फेस वैल्यू पर जारी होंगे और इश्यू 17 सितंबर को खुलकर 4 अक्टूबर को बंद होगा। निवेशक 3 और 5 साल के लिए पैसा लगा सकते हैं। कंपनी इस इश्यू के जरिए 1,050 करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। कैड ने इसे AA की रेटिंग दी है, जिसका मतलब ये है कि इसमें पैसा लगाना सुरक्षित है। इश्यू BSE और NSE पर लिस्ट होंगे और इनकी ट्रेडिंग भी की जा सकेगी। तो फिरोज, आपका क्या टेक है? कैड ने तो AA की रेटिंग दी है, तो क्या निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए इस एनसीडी में? हाँ, अगर रिटेल निवेशक को देखें तो उनके लिए बिल्कुल ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये आप 3 साल तक और 5 साल तक अपना इंटरेस्ट लॉक इन कर सकते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने 1 साल तक 12 नहीं बनाया, आपने कंसेक्यूटिव 5 साल तक 12+ बनाया, तो कंपाउंडिंग की वजह से काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये सिक्योर्ड एनसीडीज़ हैं, तो इसमें सिक्योर्ड एनसीडीज़ और कॉर्पोरेट एफडीज़ में सिक्योर्ड एनसीडीज़ स्कोर वेरी हाई ऑन द क्रेडिट रिस्क पैरामीटर। तो बहुत इनमें क्रेडिट रिस्क मार्जिनली नहीं तो काफ़ी ज़्यादा भी कम होता है, क्योंकि इसमें एक ट्रस्टी होता है जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलवेज ही इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दैट। सो सिक्योर्ड एनसीडी है और कंपाउंडिंग है 12%, रिटेल निवेशक के लिए बहुत अच्छा है। बट ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए ज़्यादा कि BSE और NSE में लिस्टिंग की वजह से वो बेचना खरीदना ज़्यादा हो सकता है। लिक्विडिटी बहुत स्लिम रहती है। प्रीवियस एनसीडीज़ का अगर आप देखें तो लिक्विडिटी बहुत एक हफ्ते में अगर 3-4 ट्रेड हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। सो लिक्विडिटी इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट रिटेल निवेशक के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, यहाँ पर जो मासिक और सालाना ब्याज दर चुनने का ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या अंतर होता है ब्याज दरों के बात अगर हम करें तो? अब आप मंथली ऑप्शन लेंगे तो उसमें कंपाउंडिंग आती है, तो आपके IRRs ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा है कि मंथली में आप 12.68 और सालाना में 12% देख रहे हैं। तो अगर आप मंथली लें तो आपको पे आउट्स आएंगी। सो ये आप मंथली चूज़ कर सकते हैं अगर आप रेगुलर इनकम की ऑब्जेक्टिव रखते हैं, या फिर आप सालाना वाला चूज़ कर सकते हैं। अगर 1 से 5 के बीच इसको रेट करने को कहा जाए तो आप क्या रेट करेंगे इस एनसीडी को? 3.5-4 तक रेट करूंगा फॉर रिटेल निवेशक। रिटेल निवेशक के लिए तो यहाँ पे थम्स अप दे रहे हैं फिरोज IIFL के एनसीडी को, तो इसमें निवेश किया जा सकता है। और अब योर मनी में शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, लेकिन सबसे पहला सवाल आज हम लेंगे एनपीएस पर। यहाँ पर मुंबई से नीलेश का हमें ईमेल आया है और ये एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं। 20 साल तक 7,000 रुपए हर महीना लगाना चाहते हैं। निवेश की रकम ये कहते हैं कि सालाना 10% ये बढ़ा सकते हैं। जानना चाहते हैं कि कितनी टैक्स छूट मिलेगी और साथ ही 60 की उम्र के बाद पेंशन कैसे जोड़ी जाती है। क्या Tier 1 अकाउंट से पैसा निकालने का कोई विकल्प है और पैसा निकालने पर टैक्स कितना लगता है। साथ ही नॉमिनी को पूरा पैसा किन हालात पर मिलता है और क्या नॉमिनी को मिलने वाली जो रकम है उस पर भी क्या टैक्स लगता है या नहीं। फिरोज, हम चाहते हैं, हाल ही में पेंशन बिल यहाँ पे पास हुआ है लोकसभा में, उसको लेकर काफ़ी सारी क्लैरिटी की अभी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी की बात करें तो इसको एक काफ़ी वाजिब ऑप्शन कंसिडर किया जा रहा है। तो सिर्फ नीलेश ही नहीं, मुझे यकीन है कि कई दर्शक होंगे जिन्हें एनपीएस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। तो नीलेश के सवालों के साथ ही चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो इनका है कि कितनी टैक्स छूट होगी। हाँ नीलेश, अगर आप ये देखें, ये इन्वेस्टमेंट में टैक्स छूट जो है कि आप अगर मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो 80C में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपको 1 लाख की जो लिमिट है उसमें आप इसको ये इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो टैक्सेबल लिमिट है, टैक्सेबल इनकम है, वो 1 लाख से घट सकती है। अगर आपका 7,000 रुपये पर मंथ है तो जितनी भी आप 12 महीने में डालेंगे वो आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। और जो एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी इसमें काउंट
इसमें आपको उसमें भी टैक्स की बेनिफिट मिलती है, वो 1 लाख के ओवर एंड अबव रहती है। तो आपका कंट्रीब्यूशन के लिए 1 लाख का कैप है, और जो भी ओवर एंड अबव एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं जो इक्वल अमाउंट होता है, उसमें भी आपको टैक्स की रिबेट मिलती है। आपकी इनकम उतने से कम हो जाती है तो इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ये बेनिफिट होता है। 80C का सेक्शन होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 80CCD और सब सेक्शन 2। इन दोनों के तहत आपको ये टैक्स की रिबेट मिलती है। हर महीना पेंशन कितनी मिलेगी एनपीएस के तहत? हाँ, तो अभी जो एनपीएस में आपने पैसा डाला और समझो कि आपने टियर 1 वाला ऑप्शन चूज किया, तो आपने 60 साल की उम्र तक आपने पेंशन में कंट्रीब्यूट किया। अब ये 60 साल आपके जब आप रिटायरमेंट के एज पे आ जाएंगे, तब आप कहेंगे कि मुझे मेरे पैसे एन्युइटी में डालने हैं। उसका मिनिमम पोर्शन होगा 40% का। तो अगर आपने समझो कि 10 लाख रुपए इकट्ठे किए उस पेंशन स्कीम में ओवर द नेक्स्ट पीरियड टिल यू टर्न 60, तो उसमें से आपको मिनिमम 4 लाख रुपए डालने पड़ेंगे एन्युइटी स्कीम में। तो अब ये एन्युइटी स्कीम कोई भी IRDA सर्टिफाइड इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू आप ये पैसा डाल सकते हैं। अब ये रहा ये सवाल कि इसमें से मुझे पेंशन कितनी आएगी, और ये हिसाब कैसे किया जाता है कि मुझे पेंशन कितनी आएगी। तो आप ये तमरूल मान के चलें कि हर 10 लाख पे आपको महीने के 7,000 से 7,500 ऑन द मैक्सिमम साइड आपको पेंशन मंथली मिल सकती है, जब तक कि आपकी लाइफ स्पैन हो। और पेंशन स्कीम्स 2-3 और ऑप्शन देती हैं, ये थोड़ा वेरी करता है। अगर आप बोलें कि मुझे पेंशन चाहिए जब तक कि मेरी लाइफ है, तो आपको एवरी 10 लाख पे आपको 7,000 तक की पेंशन मिल जाएगी। राइट, तो ये ऐसे कंप्यूट होता है। टियर 1 और टियर 2 अकाउंट, यहाँ पे 2 अकाउंट के फीचर्स दिए गए हैं एनपीएस में। तो विड्रॉल के हिसाब से समझना चाहेंगे। टियर 2 तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल बचत खाता जैसे कि आपके सेविंग्स अकाउंट है वैसे ही वो काम करता है, लेकिन टियर 1 अकाउंट में यहाँ पे कुछ खास फीचर्स दिए गए हैं, खासतौर से विड्रॉल को लेकर। जी, टियर 1 थोड़ा स्ट्रिंजेंट है, विड्रॉल इतना ईजी नहीं है, बिकॉज ये पर्पज़ ये है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग हो जाए। एक इंडिविजुअल की फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की ऑब्जेक्टिव है इस टियर 1 स्कीम की। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 60 इयर्स की उम्र के पहले अगर आप पैसा निकालना चाहें, तो 80% पैसा आपको एन्युइटी स्कीम खरीदने में लगाना पड़ेगा, और सिर्फ उसका जो एक्यूमुलेटेड 20% पोर्शन है वो आप अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं। 80% में तो आपको मैंडेटरी एक पेंशन स्कीम खरीदना पड़ेगा। अगर आप 60 इयर्स तक वेट कर लें, अपनी एज जब 60 हो जाए, तो ये एन्युइटी पोर्शन को रिड्यूस करके मैंडेटेड सिर्फ 40%, अगर आपने 10 लाख रुपए कलेक्ट किया तो 4 लाख मिनिमम आपको अपनी एन्युइटी खरीदने में लगाने पड़ेंगे, 6 लाख का आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 70 तक अगर कुछ भी नहीं करें तो ये ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाता है और आपको ये पैसा क्रेडिट हो जाता है। सो 60 के पहले 80% मिनिमम आपको एन्युइटी में डालना पड़ेगा, 60 के बाद 40% मिनिमम एन्युइटी में जाएगा, और 70 तक अगर आप कुछ भी विड्रॉ ना करें तो ऑटोमेटिक 100% आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा, और कोई एन्युइटी खरीदने की मैंडेट नहीं होगी आप पे। पैसा निकालने पर टैक्स कितना लगता है फिरोज? अब टैक्स अगर जो आपकी इनकम है, जो आप अगर समझिए कि आपने जो कंट्रीब्यूट किया है, जो 8 लाख रुपए था वो अभी 10 लाख रुपए हो गया है, जो 2 लाख की आपने इसमें इनकम बनाई है वो प्रोपोर्शनेट पे टैक्स होगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो एन्युइटी पे पैसे लगाए उस पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा, जो आप विड्रॉ कर रहे हैं उस पे टैक्स लगेगा इनकम टैक्स के हिसाब से। तो आपने जो भी इनकम कमाई है उसको अगर आप एन्युइटी की तरफ लगा देते हैं तो वो उस पोर्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, जो आप अपने यूज के लिए निकाल लेते हैं उस पे टैक्स जरूर इनकम टैक्स के हिसाब से लग जाएगा। यहाँ पे नॉमिनी को किन हालातों में पैसे मिलते हैं फिरोज? बिल्कुल, अगर समझो कि अनफॉर्चुनेटली एक डिमाइस हो जाए जिसकी पेंशन स्कीम चल रही है, तो नॉमिनी को पैसा मिल सकता है, और वो एन्युइटी की मैंडेट निकल जाती है कि आपको एन्युइटी खरीदनी है। ये जो मैंडेट होता है, अगर एक लाइफ स्पैन में अगर आप आदमी निकालना चाहे तो वो एन्युइटी की ये कंपलसरी नहीं होता है, तो पैसे नॉमिनी को मिल जाते हैं डेथ पे। अब क्या होता है कि जो भी इनकम आएगी, अगर कंट्रीब्यूशन 10 लाख का रहा और एक्चुअल विड्रॉवल 13 लाख का रहा, तो ये 3 लाख की जो इनकम है वो नॉमिनी के अकाउंट में आएगी, तो उस पे इनकम टैक्स लगेगा नॉमिनी की टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो नॉमिनी के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा इसमें। जी, चलिए, इसी के साथ यहाँ पे नीलेश की एनपीएस की क्वेरी तो हमने सॉल्व कर दी है, लेकिन फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी एनपीएस पे हमारे सवाल जवाब जारी रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दे रहे हैं एनपीएस और म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब, और आज सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं फिरोज अजीज। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे सौरभ भट्टाचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार भट्टाचार्य जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो माय ग्रीटिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर स्टार्टिंग दिस वंडरफुल प्रोग्राम। शुक्रिया। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 साल पहले मैंने पोस्ट ऑफिस में एनपीएस स्कीम के तहत अपना अकाउंट खुलवाया था। एंड डिस्पाइट माय रेगुलर अटेम्प्ट्स, the top officials could not clarify about the position of the NPS, whether it was exempted from tax benefit with certainty. And मेरे पास एक PAN कार्ड आया था from Mumbai, but the password never came despite my regular reminders. अच्छा। So now that I have come to know that this is possibly exempted from tax, and I have not yet deposited any money in the account. ठीक है। So is it possible कि मैं इसको renew और reactivate कर सकूं? And please also let me know that whether reactivating or reviving this account will be beneficial to me, because मेरा already 1 lakh का जो saving है वो through PPF and tax benefit mutual fund cover हो रहा है। ठीक है। तो ये इस पे आप अगर थोड़ा सा बता सकते। फिरोज, सबसे पहले तो ये रीएक्टिवेट कैसे करवा सकते हैं ये अकाउंट, ये जानना चाहेंगे। जी भट्टाचार्य जी, आपने जैसे आपने कहा कि आपने फॉर्म अकाउंट खोला है बट आपने उसमें पैसे नहीं डाले, उसको रीएक्टिवेट करने के लिए इतना टफ प्रोसीजर नहीं है, तो यू शुड कंसिडर रीएक्टिवेटिंग इट। NSDL के वेबसाइट पे जाके आपको S2 फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और आपको POP जो पे सबमिट करना है। तो POP की लिस्ट होती है, ओके, वो भी अवेलेबल है NSDL की वेबसाइट पे। उधर जाके अगर ये आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको ये पासवर्ड आ जाएगा। जैसे आपने कहा कि मेरे पास पासवर्ड नहीं आया, सिर्फ वो कार्ड आया, तो ये पहला स्टेप है कि आप पासवर्ड ले लें। अब रहा सवाल ये कि आपको ये बेनिफिशियल होगा कि नहीं, कि आपको रीएक्टिवेट करना चाहिए कि नहीं। रीएक्टिवेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टैक्स बेनिफिट भी नहीं ली तो ये कंट्री का चीपेस्ट फंड मैनेजमेंट ऑप्शन है, राइट। इनवेरिएबली ये चीपेस्ट है, एज चीपेस्ट 1000 टाइम्स चीपर देन अ कंपीटिंग प्रोडक्ट। जो फंड मैनेजमेंट आपको वही प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड में देता है उसके कॉस्ट के मुकाबले 1000 गुना कम है कॉस्ट। तो ये टैक्स बेनिफिट तो एक बेनिफिट हो गया, उसका आपने सही फरमाया कि आपने ऑलरेडी वो अपनी लिमिट यूज कर रखी है, बट वो ना देखते हुए अगर आप कॉस्ट एफिशिएंट मेथड प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए चाहते हैं, क्योंकि इक्विटी मैनेज करना लॉन्गर पीरियड्स के लिए एक इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने डीमैट अकाउंट में मैनेज करना, तो ये बहुत अच्छा फायदा है क्योंकि चीप है और आप 10-15 साल लें तो ये कॉस्ट बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसीलिए आपको रीएक्टिवेट करना चाहिए। उसके लिए पहले आपको पासवर्ड के लिए S2 फॉर्म चाहिएगा। दूसरा, आपको इसका जो रीएक्टिवेशन करने के लिए आपको UOS S10A करके एक फॉर्म आता है, उसको भी आपको डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करके फिल करके आपको इसको सबमिट करना है POP पे। POP की जो लिस्ट है, कौन है ऑथराइज्ड डीलर्स जो कलेक्ट कर सकते हैं, उनकी भी लिस्ट अवेलेबल है। तो अगर आपने 3 साल से पे नहीं किया है तो आपको एक साथ 3 साल के 6-6 हज़ार रुपये पहले भरने पड़ेंगे, तो 18,000 रुपये मिनिमम आपको भरने पड़ेंगे और इस फाइनेंशियल ईयर के आपको 500 रुपये भरने पड़ेंगे और आपको 100 रुपये ईच 3 फाइनेंशियल ईयर की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो आपके 6,000 इंटू 3 18,000 प्लस 500 रुपये, तो 18,500 तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी मैंडेटरीली रीएक्टिवेट करने के लिए, और 300 रुपये की फाइन लगेगी अगर आपने 3 साल की ये एक्टिवेट करके यूज नहीं किया है। तो ये करना मेरे हिसाब से फायदेमंद होगा, क्योंकि आपकी 300 रुपये की पेनल्टी है, बाकी पैसा तो जो आप डाल रहे हैं आपके नाम पे इन्वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, तो साफ तौर से भट्टाचार्य जी, आपको अपना अकाउंट जल्द से जल्द यहाँ रीएक्टिवेट करा लेना चाहिए। फॉर्म S2 भरकर आपको POP को यहाँ पर भेजना है और नया पासवर्ड जो है आपके पते पर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा, और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। बड़ौदा से रितेश पटेल फोन लाइन पे हैं। नमस्कार रितेश, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। हाँ जी मैम, मेरी एज 21 ईयर्स है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम जॉब करके मेरी 6,000 रुपीज मेरी सैलरी आती है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है मैम कि मैं 1,000 से 2,000 रुपए की SIP करना चाहता हूँ, कौन से फंड मेरे लिए बेस्ट है? HDFC टॉप 200 कैसा रहेगा? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले रितेश, कंग्रेचुलेशंस, आपने इतनी जल्दी निवेश करने के बारे में सोचा, और योर मनी हमेशा दर्शकों को यहाँ पे प्रोत्साहित करता है कि जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो फिरोज, HDFC टॉप 200 इन्होंने कुछ रिसर्च भी कर रखी है। 6,000 रुपये कमाते हैं, 1,000 से 2,000 रुपये लगाना चाहते हैं, क्या सलाह होगी? बिल्कुल, ये जो आपने जो
स्टार्ट करने की, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा उम्दा डिसीजन लिया है कि आप जल्दी से स्टार्ट करें। जल्दी स्टार्ट करने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा होता है, आपने अगर 21 ना करके 31 की एज में ये डिसीजन लिया होता तो आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। ये जो आप 1000 रुपये की SIP कर रहे हैं, अगर अपनी रिटायरमेंट तक करते जाएं तो आपको 1.7 करोड़ इकट्ठा हो सकता है 13-14% की रिटर्न पे। अगर आप वही अगर 10 साल ये डेफर कर देते, ये जो 1.7 करोड़ की जो मैच्योरिटी थी गिर के सिर्फ 45 लाख रुपए रह जाती। तो आपने जल्दी स्टार्ट करके अपने खुद का 1.25 करोड़ का फायदा कर लिया। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली और दिस इज द कॉस्ट ऑफ डिलेइंग योर इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब आपने जो कहा HDFC टॉप 200 में जो आपने रिसर्च की है, मेरे हिसाब से आपको HDFC टॉप 200 ना चूज करके प्रूडेंशियल ICICI फोकस ब्लू चिप चूज करना चाहिए। ये एक लार्ज कैप फंड है। आपके जो भी पैसे हैं 1 या 2 हज़ार रुपए आप एक्विटी की तरफ ही रखें, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है और आपके पास इतना टाइम है कि आप एक्विटी को टाइम दे सकते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी ओवर अ पीरियड कम हो जाती है। तो आपको ICICI फोकस ब्लू चिप लेना चाहिए। इसको आपको हर 2 साल में रिव्यू करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी 40 साल इन्वेस्ट करेंगे या 30 साल इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको देखना फ्रीक्वेंसी 2 साल की मिनिमम होनी चाहिए। तो फोकस ब्लू चिप एक बेटर चॉइस होगा HDFC टॉप 200 के मुकाबले। चलिए रितेश, और जल्द से जल्द निवेश शुरू कर लीजिए और अपना डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और अपनी आय जैसे ही आपकी बढ़ेगी वैसे ही अपना निवेश भी आपको यहाँ पर बढ़ाते रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हम दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के सवालों के जवाब, और जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं फिरोज अजीज। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। कोलकाता से संदीप धानुका फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार संदीप, सवाल पूछें। नमस्कार मैम, मैं ये जानना, मेरी एज अभी 22 है जी। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फिलहाल। अभी जैसे मेरा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज लिया हुआ है, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड लिया हुआ है और SBI का ग्लोबल मैग्नम फंड लिया हुआ है। ठीक है। तो मेरा प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए है और मैं चाहता हूँ आज से मतलब 15 ईयर्स में मेरा अराउंड 50 लाख और 60 लाख के अराउंड सेविंग्स हो जाए। तो और मुझे आगे कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं उसका राय जानना चाहता हूँ। कितना आप निवेश करते हैं? अभी मेरा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 1500 है, हाँ। UTI अपॉर्चुनिटीज फंड में 1000 एंड 500 इन SBI मैग्नम ग्लोबल फंड। ठीक है। फिरोज, 15 साल में इनको 50 से 60 लाख रुपए चाहिए। 3 फंड्स में निवेश करते हैं, क्या इनकी स्ट्रैटेजी सही है इनके गोल के मुताबिक जो इनका पास है? हाँ, तो इनको अगर 60 लाख 50 लाख रुपए 15 साल में चाहिए, तो आपको जो है मंथली इन्वेस्टमेंट अगर 13-14% आप अर्न कर सको, जो रियलिस्टिक टारगेट है और ज़्यादा टारगेट नहीं है 13-14%, तो आपको महीने की 10 हज़ार की SIP करनी पड़ेगी। अब अगर आपको स्केल करना है, स्केल करने के लिए थोड़ा टाइम ले लीजिए, बट आपको 10 हज़ार की SIP करेंगे तभी आप अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं, जो 50 लाख से 60 लाख का लक्ष्य है आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा मिड कैप एक्सपोजर ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी जो भी एडिशंस होंगे उसको आप ऐड कीजिए लार्ज कैप स्पेस में। बिरला फ्रंटलाइन एक्विटी फंड को आप ज़रूर लार्ज कैप में ऐड कर सकते हैं। ये फंड का पोर्टफोलियो जो है वो बहुत अच्छी तरह बिल्ड किया गया है अगले 2-3 साल के पर्सपेक्टिव को माइंड में लेते हुए। आपको थोड़ा डेट एलोकेशन भी रखना चाहिए। आपने पूरे एक्विटी फंड्स रखे हुए हैं, उसमें भी आपने मिड कैप चूज़ किया है, तो आपका जो पोर्टफोलियो का जो रिस्क है जो मेजर किया हमने, तो उसमें आपका रिस्क आया 1.4 टाइम्स। तो आप मार्केट से 1.5 गुना ऑलमोस्ट ज़्यादा रिस्क पे चल रहे हैं, जो कि ज़्यादा रिस्क होता है। चलो आपकी एज 22 की है तो ठीक है, बट आप थोड़ा डेट एलोकेशन करें अगले इन्वेस्टमेंट में, और लार्ज कैप फंड में बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन एक्विटी फंड को चूज़ करें, तो आपकी जो स्टेबिलिटी चाहिए वो आ जाएगी आपके पोर्टफोलियो में। और आपको 10,000 पे स्केल अप करना पड़ेगा अपना SIP। बिल्कुल, यहाँ पे निवेश बढ़ाने की जरूरत है संदीप। साफ तौर से 10,000 रुपए आपको करना होगा निवेश, ताकि आपका जो लक्ष्य है उसे आप पा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। थैंक यू। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जो सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़ योर मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।